गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th, जैसा कि जो आपका चैप्टर था जूझ, उसका शीर्षक साथ में उसका सारांश आपको बताया। किस प्रकार से लेखक आनंदा ने अपने जीवन में संघर्ष किया, अपने खेत पे, अपने विद्यालय में, और हो सकता है कि बाद में संघर्ष के बाद उसने एक बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त किया। उदाहरण आपके सामने आज एक राइटर के रूप में या कह सकते हो लेखक के रूप में हमारे सामने, और ये उनका संघर्ष ही हर व्यक्ति को प्रेरित करता है। उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो इस प्रकार है। जो शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। हम खुद मानते हैं कि किस प्रकार से लेखक ने अपने जीवन में संघर्ष किया है। जैसा कि उदाहरण आपने खुद देखा होगा, अपने विद्यालय में जाना, वहां पे संघर्ष करना, खेत पे रहना, वहां पे संघर्ष करना, साथ में हो सकता है कि छात्रों के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा, और साथ में हो सकता है कि परिवार, और साथ में कह सकते हैं कि यहाँ पे जो दत्ताजी राव, उन सबके सहयोग के द्वारा उसका संघर्ष पूरा नहीं होता। अगर वो कहीं ना कहीं किसी भी चीज में कमी होती तो निश्चित तौर पर उसको इतनी सफलता नहीं मिलती। पाठ का शीर्षक जूझ संपूर्ण कथा की केंद्र में निहित है। जूझ का अर्थ है संघर्ष। कथानायक आनंदा ने पाठशाला जाने के लिए संघर्ष किया। उनके संघर्ष में उनकी माई अर्थात उनकी माँ व देसाई सरकार का सहयोग शामिल है। पाठशाला में भी कथानायक को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा, तभी वो मॉनिटर बन सका। इस संघर्ष में उसे गणित अध्यापक मास्टर जी का सहयोग मिला। उसे कवि बनने के लिए भी संघर्ष किया। पत्थर की शिला और भैंस की पीठ पर कविता लिखी। इस संघर्ष में उसका सहयोग मराठी के अध्यापक मिस्टर सौंदलगेकर ने किया। आशय यह है कि संपूर्ण कथा में नायक ने संघर्ष किया। नायक के दादा को छोड़कर अन्य सभी पात्र उसके संघर्ष में सहयोगी रहे। अतः यह कहना उचित है कि जूझ एकदम सफल और सही शीर्षक है। इस शीर्षक में कथानायक की संघर्षमयी प्रवृत्ति का बोध होता है। दादा द्वारा पाठशाला से रोक लेने के बाद वह चुप नहीं बैठता। पहले अपनी माँ को अपने पक्ष में करता है, फिर देसाई सरकार की भी मदद लेता है। वह दादा और देसाई सरकार के सामने जिस दृढ़ता से अपनी बात कहता है और दादा को आश्वस्त करता है कि वह अपने ऊपर लगे आरोपों का उत्तर देता है, जिससे नायक की जुझारू प्रवृत्ति का बोध होता है। पाठशाला में विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करने में भी उसे जूझना पड़ता है। धोती खोल देने पर भी वह चड्डी पहनकर आने लगता है। वह लगन और परिश्रम के कारण मॉनिटर के बराबर सम्मान पाने लगता है तथा स्वयं कविता लिखने लगता है। ये सब कुछ नायक की जूझ का ही परिणाम है। नेक्स्ट नंबर 2, जूझ कहानी के लेखक को कविता लिखने की प्रेरणा कैसे मिली। आंसर, लेखक को मराठी भाषा के अध्यापक मिस्टर सौंदलगेकर स्वयं कविता लिखते थे। वे कक्षा में कविता पढ़ाते समय स्वर पाठ करते। जैसा कि यहाँ पे लेखक ने खुद ने बताया कि उनके जो मराठी के अध्यापक हैं वो खुद भी कविता लिखते थे, और साथ में जब उसको वाचन करते तो बड़े स्वर करते थे ताकि लोगों को और छात्रों को आनंद की प्राप्ति हो सके। वे लय, छंद, यति, गति, आरोह अवरोह का ज्ञान कराते थे। कविता के भाव उनके मुख पर झलकते थे। लेखक इस अध्यापक को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। जब उसने देखा कि उसके अध्यापक ने अपने घर की मालती लता पर कविता लिख दी, तब उसे ऐसा आभास हुआ कि कवि भी हमारे समान ही हाड़ मांस और काम क्रोध का मनुष्य होता है। लेखक को मास्टर के घर की लता देखी थी और उस पर लिखी कविता भी पढ़ी थी। तब उसे लगा कि वह अपने आसपास अपने खेतों, गांव और कितने ही ऐसे दृश्य जिन पर कविता बना सकता है। उसने तुकबंदी प्रारंभ की। उसे मास्टर जी का भी प्रोत्साहन मिला। उसे छठी और सातवीं के बालकों के सामने काव्य पाठ करने का अवसर मिला। पाठशाला के एक समारोह में गायन को मौका मिला। तब लेखक के मन में यह आत्मविश्वास पैदा हुआ कि मैं भी कविता लिख सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड,
श्री सौंदलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। जैसा कि हमें पता है कि मराठी के जो अध्यापक हैं उनके चरित्र का सबसे बड़ा जो गुण है वो एक कवि होने के साथ साथ दूसरों को प्रेरित करने का भी है। यहाँ पे जैसे खुद कवि हैं, सस्वर वाचन करते हैं, कविता लिखते हैं, लेकिन इतना ही नहीं, उन्होंने लेखक की काव्य प्रतिभा को पहचाना और उसे प्रोत्साहन दिया और उसे कवि बनने या कह सकते हो कि आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया, जो कि उनके जीवन का सबसे बड़ा चरित्र की विशेषताओं में गिना जाता है। मिस्टर सौंदलगेकर लेखक की पाठशाला में मराठी के अध्यापक थे। उनके विषय में लेखक कहता है कि सौंदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं इतना रम जाते थे कि विशेषतः वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता भी उनके पास। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक नई अंग्रेजी की कविताएं भी कंठस्थ थी। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते। उसी भाव को किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते। बीच में कवि यशवंत तांबे, गिरीश, केशव कुमार बोरकर आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते। वे स्वयं भी कविता करते थे, याद आ गई तो वे एकाध बार सुना देते थे। यह सब सुनते हुए अनुभव करते कि लेखक को अपना भान भी नहीं रहता था। वह अपनी आंखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर जी के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस पीता रहता। इसके अतिरिक्त वे लेखक की तुकबंदी का संशोधन करते थे। लेखक अपनी रुचि का वर्णन इस प्रकार करता है, बहुत बार तो सवेरा होने तक का धीरज छूट जाता और मैं रात को ही मास्टर जी के घर जाकर कविता दिखाता। वे उसे देखते और शाबाशी देते और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती। बोलते बोलते मास्टर बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता में किस तरह होता है, छंद की जाति कैसे पहचाने, उसका लय क्रम कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसी होती है, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है, कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या हैं, आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते। मुझे उनके प्रति अपनापन अनुभव होता। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते। उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा कि मैं इस ढर्रे पर कविता बनाऊं। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती रहती। ये ही कारण है जिनके कारण लेखक के मन में कविताओं के प्रति रुचि जागृत हुई। बाकी नेक्स्ट